नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार फिर के उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब लाइव चैनल पर। सभी प्रिय विद्यार्थियों को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, आपके जो है भारत का इतिहास जो विषय है उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। और पहला टॉपिक जो आपके दिया गया है उसमें आपको दिख रहा होगा बैनर के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर चर्चा करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अपन ये डिस्कस करेंगे कि इसकी खोज कहाँ कैसे हुई है, इसका क्षेत्रफल वगैरह जो है वो कहाँ है, अंतिम छोर कहाँ पर है, और साथ में बात करेंगे प्रिय विद्यार्थी कौन कौन से स्थल जो है जहाँ से अपने को अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप लोगों का कम समय लेते हुए और बिना बेफिजूल की बातें करते हुए सीधे टॉपिक के ऊपर चलेंगे साथियों, और उसमें अपन पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिएगा साथियों, आपको जैसा बैनर पर दिख रहा होगा कि आपके एसआई, पटवार, वीडियो, जेल प्रहरी यानी ऑल राजस्थान एग्जाम्स के लिए है ना, जिसमें भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर पहला टॉपिक जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा साथियों, पहली बात करते हैं, मैं यहाँ पर आपके टॉपिक डाल दूँ साथियों कि आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैं यहाँ पर आपके सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक डाल दूँ मैं आपके, जिससे आपको ये पता चल जाए कि अपने को कौन सा टॉपिक पढ़ना है और उससे अपने को ध्यान रहे, ठीक है, उसी के अनुसार अपन जो है यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो साथियों, ये है आपके सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो ये सभ्यता जो है साथियों, सबसे पहला फैक्ट ये आता है कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो ये सभ्यता जो है किस नदी के ऊपर जो है विकसित हुई थी। तो आपसे नदी पूछे तो याद रखना आपके सिंधु नदी तंत्र याद रखना, सिंधु नदी के ऊपर। कौन सी पर? सिंधु नदी के ऊपर जो है ये आपके विकसित हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। अर्थात सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें तो इसका विकास जो देखने को मिला वो सिंधु नदी पर देखने को मिला, या उसकी जो सहायक नदियां हैं वहां देखने को मिला। फिर अगला बात करते हैं इसके बारे में कि इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर अपन बात करें कि इसका जो क्षेत्र की अगर बात करते हैं कि ये सबसे ज्यादा स्थल जो है वो किस पर प्राप्त हुए, तो घग्गर बेसिन के ऊपर। घग्गर नदी जो है जिसको प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जानते थे, वहां पर इसके सर्वाधिक स्थल अपने को प्राप्त हुए हैं। तो अगर मैं ये बात करूं कि सर्वाधिक स्थल जो है वो किस नदी के ऊपर प्राप्त हुए हैं, तो सर्वाधिक स्थल जो प्राप्त हुए अपने को वो आपके घग्गर नदी के ऊपर प्राप्त हुए हैं। कौन सी नदी पर? घग्गर नदी के ऊपर अपने को प्राप्त हुए, या इसको ही प्राचीन काल में क्या बोलते थे? सरस्वती नदी बोला करते थे। कौन सी? सरस्वती नदी इसको बोला करते थे, ठीक है। अगर साथियों आपसे ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक केंद्रण कहां पर देखने को मिला, तो याद रखिएगा, देखो मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जो एग्जाम व्यू पॉइंट के आधार पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सर्वाधिक केंद्रण, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक केंद्रण देखा जाए कि सबसे ज्यादा केंद्र जो है वो कहां रहे हैं, तो यानी सर्वाधिक केंद्र रहा आपके हकरा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र रहा है? हकरा क्षेत्र जो है ये आपका सर्वाधिक केंद्र इस सभ्यता का रहा है। ये बेसिक कंसेप्ट है साथियों, ये बेसिक फॉर्मेट के तौर पे बात कर रहे हैं। ये 3 प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई कौन सी नदी पर? सिंधु नदी के ऊपर, वह उसकी सहायक नदी। सिंधु नदी वह उसकी सहायक नदियां, ठीक है, वह उसकी सहायक नदियों के ऊपर जो है ये विकसित हुई थी आपके। फिर अगली बात करते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके सर्वाधिक स्थल जो है वो अपने को कहां देखने को मिले, तो वो घग्गर नदी या सरस्वती नदी के ऊपर देखने को मिले। इसके अलावा सर्वाधिक केंद्रण जो है वो कहां रहा, तो सर्वाधिक केंद्रण रहा वो हकरा क्षेत्र में रहा है। किसमें रहा? आपके हकरा क्षेत्र में आपके सर्वाधिक केंद्रण यहां पर रहा। फिर अगली बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसके नाम जो है वो क्या क्या है, तो नाम की बात करते हैं साथियों। देखो, नंबर 1 इसको बोलते हैं आपके सिंधु सभ्यता। इसका पहला जो नाम हुआ वो नाम था आपके सिंधु सभ्यता, है ना। नंबर 2 की बात की जाए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि पहला क्षेत्र जो खोजा गया था, पहला स्थल वो हड़प्पा था इसलिए। नंबर 3 की बात करते हैं, इसको जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इसी को साथियों नंबर 4 की बात की जाए तो आगे भविष्य में इसको सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता कहा जा सकता है। सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता,
घाटी की सभ्यता इसको कहा जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ी बेसिकली कंसेप्ट है जिनको जरूर आपको विशेष तौर पे याद रखना है। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको लिखे हैं। अब अगली बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये आपके प्रिय विद्यार्थियों अगर बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसकी बात की जाए तो ये साथियों आपके, अगर मैं ये कहूँ साहब, ये नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? ये आपके नगरीय सभ्यता है। आपसे ये पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, तो नगरीय सभ्यता है। साथ में ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन से युग की है? कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन। और अगली बात की जाए, इसको नगरीकरण की पहली क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नगरीकरण की प्रथम क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। नगरीकरण की क्या कहते हैं? पहली क्रांति के नाम से इसको यहां पर जाना जाता है। तो नगरीय सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। इसके अलावा साथियों नगरीकरण की क्या कहलाती है? प्रथम क्रांति के नाम से इसको यहां पर जाना जाता है। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो अपने को विशेष रूप से यहां पर याद रखने हैं, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में काफी बार आपके यहां से नॉर्मली तौर पर पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो किस प्रकार से हुई थी। तो खोज का अगर अपन क्रम देखें तो देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं यहां पर लिखूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो खोज कैसे हुई, खोज जो है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, ये प्रश्न अपने पास में सबसे बड़ा आता है कि सर ये सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से अपने को प्राप्त हुई है, कैसे जो है इसका ध्यान चला अपने को। तो साथियों इसकी शुरुआत जो है वो होती है 1826 के अंदर। 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा स्थल की ओर जो है लोगों का क्या किया, ध्यान आकर्षित किया। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता यहाँ पर रह सकती है, इस बारे में जो है यहाँ पर बताया गया। अब साथियों दूसरी बात यह आती है कि क्या चार्ल्स मेसन ने जो बात कही, क्या उस बात को लोगों को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अपने पास में दो चीजें थी। तो साथियों चार्ल्स मेसन की बात को व्यक्तिगत दृष्टिकोण में किसी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके आगे जो है आगे बात यहाँ पर बढ़ती गई साहब। एक व्यक्ति थे, अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, जिनका नाम था बर्नेस मोदे। बर्नेस मोदे ने 1834 में ये कहा कि ये जो स्थल आपको दिख रहा है हड़प्पा, जो नाम दिख रहा है, यहां पर पे हो सकता है कि कोई ना कोई सभ्यता रही होगी, क्योंकि वहां पर एक ध्वस्त टीले के, यानी कि एक दुर्ग था जो क्या हो चुका था, बिल्कुल मिट्टी में मिल चुका था। ध्वस्त टीले के प्रमाण वहां पर उसके द्वारा बताए गए यहाँ पर। तो सबसे पहली बात करते हैं साथियों 1832 की। देखिएगा मैंने यहाँ पर सन लिखा आपके 1826 ईस्वी के अंदर जो है यहाँ पर मैंने सन लिखा 1826 ईस्वी के अंदर। याद रखिएगा 1826 ईस्वी के अंदर चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा की ओर ध्यान आकर्षित किया। हड़प्पा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, कहां की ओर किया है? तो आपके हड़प्पा की ओर ध्यान आकर्षित किया। फिर अगली बात है आपके नेक्स्ट, मैंने आपको बताया 1834 और 1834 में बर्नेस महोदय ने ध्वस्त टीले के प्रमाण बताए। ठीक है, ये दो पॉइंट मैंने आपको बताया, दोनों पॉइंट मैंने आपको यहां पर लिख दिए हैं। अब साहब इसके बाद में क्या हुआ, 1953 से लेकर के 56 ईस्वी के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के ब्रिटिश अधिकारी जो पुरातत्ववेत्ता हुआ करते थे, आर्कियोलॉजिकल थे, उनके द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता का पहली बार जो है सर्वेक्षण किया गया। और इस सर्वेक्षण के अंदर उन्होंने पाया कि यार वास्तव में हो सकता है यहां पर कोई ना कोई सभ्यता रही हो। और उन्होंने ही 1856 के अंदर पहली बार जो है हड़प्पा स्थल के ऊपर जो मैप जारी कर दिया, हड़प्पा का मानचित्र जारी किया। 1856 के अंदर जब आपके लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उस समय 1853 के अंदर पहले से ही भारत में रेलवे जो है स्टार्ट हो चुकी थी। बंबई से लेकर के थाने के बीच में आपके 16 अप्रैल
1853 में भारत में पहली बार रेलवे चली आपके। और साथियों उसके बाद में 1856 में लाहौर से कराची के बीच में रेल लाइन को बिछाने का कार्य दिया गया बर्टन बंधुओं को, जिसमें दो भाई थे आपके, जॉन बर्टन और आपके विलियम बर्टन, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। अब साहब यहां पर देखिएगा, यहां मैं लिखूं साथियों आपके 1953 से 56 ईस्वी के बीच, 1953 से 56 ईस्वी के बीच की बात की जाए तो यहां पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा स्थल का, हड़प्पा स्थल का, हड़प्पा स्थल का सर्वेक्षण किया, हड़प्पा स्थल का सर्वेक्षण किया। और इन्होंने ही 1856 में कनिंघम ने हड़प्पा पर पहली बार, हड़प्पा पर पहली बार मानचित्र जारी किया, मानचित्र जारी किया। यहां पर मानचित्र जो है वो क्या किया गया, जारी यहां पर कर दिया गया। मैंने आपको बताया साथियों कि जो एक बार फिर 1856 का वर्ष था और 1856 के अंदर लाहौर से कराची के बीच, लाहौर से कराची के बीच, कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाना, रेलवे लाइन बिछाने का कार्य, बिछाने का कार्य जॉन बर्टन, जॉन बर्टन व विलियम बर्टन, जॉन बर्टन व विलियम बर्टन को सौंपा गया। जब ये लाहौर से कराची के बीच में जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे उस समय वहां पर एक टीला दिखाई दिया सामने रावी नदी के किनारे पर, और इस टीले की जो है खुदाई की गई, वहां पर मिट्टी निकाल के रेलवे लाइन के ट्रैक पर डाल रहे थे, तब वहां से पक्की ईंटें मिली साथियों। जब वहां पर पक्की ईंटें मिली तो यह अनुमान लगाया गया कि इस टीले के अंदर कोई ना कोई सभ्यता रही होगी, इसलिए उसको जो है खुदाई का कार्य रोक दिया गया। अब साहब साथियों हुआ क्या, 1861 के अंदर भारत के अंदर पुरातात्विक विभागों को जो है स्थाल कर देने के लिए, पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण करने के लिए 1861 के अंदर आपके भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना की थी आपके किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा। 1863 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन यह संस्था धीरे धीरे कार्य करती रही और कार्य करते करते साथियों कहते कि यह समाप्त होने लगी, क्योंकि बजट का अभाव रहा इसके पास, तो ज्यादा लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाई। भारत के अंदर एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन, और साथियों लॉर्ड कर्जन के समय 1902 या 1904, देखो 2 सन मिलते हैं, 1902 से 4 के बीच में भारतीय पुरातात्विक जो पुरातत्व विभाग था उसका पुनर्गठन किया गया, और पुनर्गठन करने के बाद उसको नया नाम दिया गया। जो पहले भारतीय पुरातत्व विभाग था, अब लॉर्ड कर्जन ने उसको नया नाम दिया, और वो नाम दिया भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और यहां एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया, यानी महानिदेशक नियुक्त किया, और उस महानिदेशक का नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। साथियों जॉन मार्शल के निर्देशन में भारत के अंदर जो है ये पुरातात्विक स्थलों की खुदाई का काम शुरू होता है, और 1921 के अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में आपके रावी नदी के किनारे पर एक स्थल की खोज की, और उसका नाम था हड़प्पा। उसके बाद में राखल दास बनर्जी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में 1922 में
सिंधु नदी के किनारे पर एक और नवीन स्थल की खोज कर दिया उन्होंने, और उसका नाम था मोहनजोदड़ो। इस प्रकार साथियों 1921 और 1922 में, 21 में हड़प्पा और 22 के अंदर मोहनजोदड़ो जैसे स्थल अपने सामने आए, तो यह अनुमान लगाया जा चुका था कि यहां पर कोई ना कोई सभ्यता इस क्षेत्र में रही है। और साथियों पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सिंधु नदी के किनारे पर होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम दिया था। और साथियों 1924 में द इलस्ट्रेटेड लंदन वीकली पत्रिका के अंदर जॉन मार्शल के द्वारा यह प्रकाशित किया गया, यह खबर छापी गई और सिंधु घाटी सभ्यता को वैश्विक दृष्टिपटल पर ला करके रख दिया गया। और इस प्रकार प्रिय विद्यार्थी 1924 में पूरे विश्व के अंदर यह खबर हो गई कि साहब भारत के अंदर एक विश्व में अपना स्थान रखने वाली प्राचीनतम सभ्यताओं में से मानी जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं? भारत से मिले हैं, जो एक नगरीय सभ्यता का प्रमाण है, जो एक कांस्य युगीन सभ्यता का प्रमाण है, जो नगरीकरण की पहली क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो साथियों देखिएगा अगला पॉइंट लिखूं मैं यहां पर, देखो नेक्स्ट स्लाइड पर देखिएगा अगला पॉइंट लिखूं, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और उसका नाम है साथियों आपके क्या, तो याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग। देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 के अंदर, 1861 के अंदर इसकी स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के बात की जाए संस्थापक, तो संस्थापक जो है वो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहते हैं, इन्हीं को जो है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? तो इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का, भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या कहते हैं? जनक जो है वो इनको कहा जाता है। साथियों भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के वायसराय गवर्नर जनरल, तो वायसराय गवर्नर जनरल का नाम था आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग नाम था। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग नाम था। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के क्या थे उस समय? वायसराय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। साथियों यहां पर अपने को यह बात याद रखनी है, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन, इसका जो पुनर्गठन है वो पुनर्गठन 1902 या कहीं पर आपको 1904 मिल जाएगा वर्ष, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यहां से कोई प्रश्न नहीं आएगा। 1902 या 1904 के अंदर इसका पुनर्गठन हुआ। और पुनर्गठन की बात करते हैं, पुनर्गठन किया जॉन मार्शल के द्वारा, सॉरी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और पुनर्गठन के बाद में साथियों नया नाम, इसको नया नाम जो है, नया नाम दिया गया क्या? तो भारतीय पुरातात्विक, भारतीय पुरातात्विक, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है इसको क्या दिया गया? नाम दिया गया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है वो क्या दिया गया? इसको नया नाम दिया गया। तो इस प्रकार से फिर विद्यार्थियों यहां पर अपन ने बात की कि साहब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और इन्हीं को इनका जनक माना जाता है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। क्या बनाया गया था? प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। प्रथम महानिदेशक आपके कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम बने। यहां पर साथियों नया नाम देने के बाद में यहां पर नया महानिदेशक किसको बनाया गया? तो नया महानिदेशक का अगर बात करते हैं तो वो उस समय बनाए गए जॉन मार्शल को। किसको बनाया गया? जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल जो है वो यहां पर क्या बने? नए महानिदेशक बने। तो ये बात विशेष याद रखना है। यहां पर मैं आपको एक नोट लगा के लिखूं यहां पर, और नोट में समझने का प्रयास कीजिएगा। नोट की बात कर रहा हूं। आजादी के समय,
आजादी के समय ASI के, आजादी के समय ASI के महानिदेशक, आजादी के समय ASI के महानिदेशक मार्टिमर हीलर थे। कौन थे? मार्टिमर हीलर महोदय थे, मार्टिमर हीलर थे, याद रखिएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, आपके रीट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आजादी के समय 1946-47 के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जो थे वो कौन थे? तो उनका नाम था आपके क्या? मार्टिमर हीलर। लेकिन जब इसका पुनर्गठन किया गया था उस समय महानिदेशक किसको बनाया गया? जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक बनाया गया था। अब साथियों मैंने आपको यह बताया कि 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन के अंदर जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता की के एक स्थल हड़प्पा की खोज हुई और दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में मोहनजोदड़ो की खोज की। तो मैं अगली स्लाइड पर लिखने का प्रयास कर रहा हूं, समझने की बात कीजिएगा। यहां लिख रहा हूं, यहां मैंने एक पॉइंट लगा के लिखा और वो लिखा कि जॉन मार्शल के निर्देशन में जॉन मार्शल के निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन की बात कर रहे हैं। निर्देशन में एक व्यक्ति है, जॉन मार्शल के निर्देशन में एक व्यक्ति है जिनका नाम है आपके दयाराम साहनी और एक व्यक्ति है जिनका नाम है आपके राखलदास बनर्जी। क्या नाम है? राखलदास बनर्जी। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर यहां देखिएगा साथियों, मैंने लिखा जॉन मार्शल के निर्देशन में एक व्यक्ति का नाम है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और एक व्यक्ति का नाम है आपके दयाराम साहनी और एक का नाम है राखलदास बनर्जी, RD बनर्जी इनको शॉर्ट में बोलते हैं, राखलदास बनर्जी। ये दोनों पुरातत्ववेत्ता हैं, भारतीय पुरातत्ववेत्ता हैं। और इन दोनों की बात की जाए साथियों तो ये दोनों किसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं आपके? तो ये दोनों काम कर रहे हैं आपके किसके नेतृत्व के अंदर? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व के अंदर। अब देखिएगा यहां पर दयाराम साहनी के बारे में बात करें। दयाराम साहनी ने क्या किया इसकी बात यहां पर लिख रहा हूं और आपके राखलदास बनर्जी ने क्या किया उनके बारे में मैं यहां पर लिख रहा हूं। दोनों चीजों का विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। यहां पर देखो मैं वो चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम व्यू पॉइंट के आधार पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो सकती है। तो देखिएगा यहां देखिएगा दयाराम साहनी के नेतृत्व में क्या हुआ। दयाराम साहनी ने क्या किया साहब? तो दयाराम साहनी ने क्या किया 1921 में, 1921 के अंदर रावी नदी पर 1921 में 1921 में रावी नदी के किनारे इन्होंने हड़प्पा स्थल की खोज की। हड़प्पा स्थल की खोज की, हड़प्पा स्थल की क्या की गई? खोज जो है यहां पर की जाती है। तो इस प्रकार से अपने पास में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल अपने सामने आया और वो स्थल कौन सा था साथियों आपके? तो हड़प्पा स्थल था। इसके बाद बात करते हैं आपके राखलदास बनर्जी की। किसकी? राखलदास बनर्जी की बात करते हैं। और राखलदास बनर्जी ने क्या किया 1922 में? राखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के ऊपर, 1922 में इन्होंने सिंधु नदी के ऊपर जो है मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। जो मैंने आपको बताया था ये सभी प्रकार की बातें मैंने यहां पर लिख दी। इस प्रकार से अपने सामने जो है एक सभ्यता आ गई और उस सभ्यता का नाम क्या था आपके? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता नाम था। और इस सभ्यता की जब यहां पर 1921-22 के अंदर खोज हुई, अब साहब यहां पर देखिएगा इस जॉन मार्शल को, इस जॉन मार्शल की बात करते हैं। जॉन मार्शल को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का
खोज का श्रेय जाता है, श्रेय जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? तो साथियों वो श्रेय दिया जाता है आपके किसको? तो जॉन मार्शल को श्रेय दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो आपके कौन थे? जॉन मार्शल सदस्य थे। कौन थे? जॉन मार्शल आपके सदस्य थे। तो इस प्रकार से ये बातें आपको विशेष तौर से यहां पर याद रखना है साथियों। अब देखिएगा, फिर अगली बात करता हूं मैं, और यहां पर अगली बात जो है मैं एक नोट के माध्यम से डायग्राम में लिखने का प्रयास करता हूं कि ये जो घटना घटित हुई, ये जो अपने पास में जो ये चीज आई है और ये जो सभ्यता अपने पास में सामने आई, इस सभ्यता के बारे में कौन से पत्र में जो है खबर प्रकाशित की गई, तो इसकी बात जो है मैं यहां पर लिखने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखिएगा नोट में लिख रहा हूं, और नोट ये है कि जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में द इलस्ट्रेटेड लंदन वीकली पत्र का नाम ध्यान रखना, द इलस्ट्रेटेड लंदन वीकली समाचार पत्र में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की खबर प्रकाशित की और इस प्रकार वैश्विक दृष्टिकोण पर जो है अपने भारतीय सभ्यता के बारे में जानकारी यहां से प्राप्त हो गई। तो ये कुछ ऐसी बेसिकली स्ट्रक्चर के तौर पे आपको ये चीजें ध्यान रखना है। इस प्रकार से अपने पास में क्या आ गई साहब? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अपने सामने आई। अब बात यह आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां कहां तक था, किस किस जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के अंदर था या और अन्य देशों में भी था क्या, और अगर भारत में था तो वो कहां कहां पर था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए साथियों। यहां पर भी बात करता हूं मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपके पॉइंट डाल रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यहां पर मैंने पॉइंट डाला आपके, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कहां कहां पर विस्तार था इसका? तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में अगर अपन चर्चा करते हैं तो 3 देशों के अंदर विस्तार था। तो मैं यहां पर लिखूं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहां कहां फैली हुई है? तो 3 देशों के अंदर आपके यह सभ्यता फैली हुई है। कितने देशों में? 3 देशों के अंदर जो है ये आपके यह सभ्यता फैली हुई है साथियों। और इन 3 देशों के अंदर बात करें, देखिएगा मैं थोड़ा प्रयास करता हूं एक मैप के माध्यम से आपको समझाने का। जैसे मान लीजिए कि ये अपना महान भारत है, और भारत हमेशा महान है और महान ही रहेगा। ये अपना महान भारत है, ये इस प्रकार से आपका भारत, ठीक है। ये भारत का मैप आपके। फिर आगे बात करते हैं, ये इधर थोड़ा इस प्रकार से पाकिस्तान का मैप, ये आपके पाकिस्तान हो गया, और ये इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर आपके अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए अफगानिस्तान। अब देखिएगा यहां पर बात करते हैं, यहां बात करें साथियों आपके,
यह आपका भारत हो गया। यह आपका भारत, ये पाकिस्तान और यह आपका अफगानिस्तान। अब यहां पर देखिएगा, यहां बात करते हैं, भारत की बात करते हैं साथियों। देखो यहां पर ये तो है आपका अफगानिस्तान, ये है आपका पाकिस्तान और ये आपका महान भारत। इन 3 देशों में विस्तार है। अब यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का अपने पास में अगर बात करते हैं तो लगभग 1400 स्थलों के बारे में जानकारी, हालांकि ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, लेकिन अभी बोर्ड तक अपने को 1400 स्थलों की जानकारी अपने को प्राप्त है। तो 1400 स्थलों के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं कि 1400 स्थल अपने पास में है, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो साथियों 1400 स्थलों के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 2 स्थल जो है वो आपके कहां पर है, अफगानिस्तान के अंदर है, मुंडी गाग और सोर्तुगई। पाकिस्तान की बात करते हैं आपके, तो पाकिस्तान के पास में जो है 481 स्थल है। कितने स्थल है? 481 स्थल जो है वो किसके पास है? पाकिस्तान के पास में। और भारत की बात करते हैं तो लगभग 917 स्थल जो है वो भारत के पास में है। भारत के पास में स्थलों की संख्या कितनी है? तो 917 स्थल जो है वो भारत के पास में है। अब बात आती है कि भारत में कहां कहां पर है, तो भारत में प्रिय विद्यार्थी जैसे मैं बात करूं आपके पंजाब के अंदर विस्तार है, जैसे आपके राजस्थान, पंजाब राजस्थान, जैसे आपके गुजरात, जैसे आपके महाराष्ट्र में आपके हरियाणा के अंदर इसका विस्तार है, जैसे आपके उत्तर प्रदेश के अंदर इसका विस्तार है। भारत के अंदर कहां कहां विस्तार है वो बताऊं मैं आपको, तो यहां पर लिख रहा हूं हरियाणा में विस्तार है, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है इसका विस्तार है, आपके क्या ना जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इसका विस्तार है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में भी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, पंजाब में भी स्थल है, राजस्थान के अंदर भी है, गुजरात के अंदर भी है, महाराष्ट्र के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी है और आपके उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसके हैं। और लगभग बात की जाए कितने स्थल हैं, तो 917 स्थल जो है वो भारत में है। कितने स्थल हैं? 917 स्थल। हालांकि ज्यादा है, लेकिन अपने को अभी तक जो संख्या अपडेट हो रखी है वो 917 तक अपडेट अपने को यहां पर हो रखी है। वैसे लगभग 2500 से अत्यधिक स्थल जो है वो आपके खोजे जा चुके हैं। अब यहां देखिएगा, यहां बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर न्यूनतम विस्तार है। न्यूनतम विस्तार जो है वो कहां पर है? अफगानिस्तान में। और जहां न्यूनतम विस्तार होता है वहीं पर क्या होगा? आपके न्यूनतम स्तर होंगे। न्यूनतम स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता के न्यूनतम स्थल भी कहां है आपके? तो अफगानिस्तान के अंदर है। और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा सर्वाधिक विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता में कहां है? भारत में। भारत के अंदर क्या है? उसका सर्वाधिक विस्तार है। और जहां सर्वाधिक विस्तार होता है वहीं पर क्या होगा? सर्वाधिक स्थल होंगे। सर्वाधिक स्थल भी कहां होंगे? वहीं पर होंगे आपके। तो तीनों देशों के अंदर जो है सबसे ज्यादा विस्तार जो सिंधु घाटी सभ्यता का है वो कहां है? आपके भारत के अंदर है। कहां पर है? भारत के अंदर सर्वाधिक विस्तार है। अब फिर अगली बात करते हैं इसके अंदर कि भारत के अंदर भी किन राज्यों में ज्यादा है, तो यहां थोड़ा सा गुजरात पर फोकस करिएगा। भारत में भी सर्वाधिक ज्यादा कहां पर है? तो गुजरात में देखिएगा, भारत में सर्वाधिक विस्तार, भारत में सर्वाधिक विस्तार, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहां है? गुजरात में। और जहां पर सर्वाधिक विस्तार होता है वहीं पर भारत में सर्वाधिक स्थल कहां है? गुजरात में। भारत में सर्वाधिक स्थल जो है वो कहां पर है? आपके गुजरात में है। भारत में सर्वाधिक स्थल जो है वो कहां पर है? गुजरात के अंदर है। देखो, 3 देशों के आधार पर सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो कहां है? आपके भारत में है। ठीक है, नो डाउट इस बारे में। सबसे कम विस्तार जो है वो कहां है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में कितने स्थल है? 2। पाकिस्तान में 481 और भारत के अंदर कितने हैं? 917। ठीक है, तो यहां पर ये विशेष बात अपने को यहां ध्यान रखना है। ठीक है, अब साथियों बात ये आती है कि 1400 स्थलों के बारे में। अब देखो, भारत में सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक स्थल है, अफगानिस्तान में न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम स्थल है, ये तो 3 देशों के आधार पर। लेकिन भारत में सर्वाधिक विस्तार कहां है? तो वो गुजरात में है। और भारत में न्यूनतम सर्वाधिक स्थल जो है वो कहां पर है? तो वो भी आपके गुजरात के अंदर है। ये चीज अपने को यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगली बात आती है यहां पर
कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर छोरों की बात करें कि जो छोर जो है, उत्तरी छोर कौन सा है, पश्चिमी छोर कौन सा है, दक्षिणी छोर कौन सा है और आपका पूर्वी छोर कौन सा है, तो देखिएगा छोर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो मैं अगली बात करता हूं, अंतिम छोरों की बात करते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। जैसे आपके सिंधु घाटी सभ्यता के छोरों की बात करते हैं, या आपके उत्तर से दक्षिण की बात कर लेंगे यहां पर, और यहां पर बात करेंगे साथियों आपके किसकी, पूर्व से पश्चिम की बात कर लेंगे, पूर्व से पश्चिम की बात यहां पर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये आपके एक छोर हो गया, एक यहां पर ये बिंदु हो गया आपका, एक बिंदु आपका ये वाला हो गया, और एक बिंदु आपका इधर वाला ये हो गया। ये मैंने आपके यहां पर छोर बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? छोर यहां पर बना दिए मैंने। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात समझना है। अब यहां देखिएगा, ये जो आपके छोर है इसकी बात की जाए, ये है आपके उत्तरी बिंदु, सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या कहलाएगा, आपके उत्तरी बिंदु कहलाएगा, उत्तरी छोर। और ये उत्तरी छोर जो है इसका नाम है मांडा, और मांडा जो है ये कहां है, आपके जम्मू कश्मीर में। और मांडा किस नदी के किनारे पर है? चिनाब नदी के किनारे पर। किस पर है? चिनाब नदी पर है। ये तो हो गया आपका उत्तरी छोर। उसके बाद में बात की जाए, ये जो छोर है इसकी बात करते हैं, ये है आपके पूर्वी छोर, यानी पूर्वी बिंदु। ये क्या है? आपके पूर्वी बिंदु है। और इस पूर्वी बिंदु की बात करते हैं, इसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर नाम है। और आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे पर है, हिंडन नदी। और हिंडन नदी आलमगीरपुर आपके मेरठ यूपी के अंदर है। कहां पर है? मेरठ यूपी के अंदर। ठीक है, तो भारत सेवक समाज के द्वारा इसकी स्थापना की, खोज की गई थी आपके आलमगीरपुर की, भारत सेवक समाज के द्वारा। तो अब आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो उत्तरी छोर है ये किसमें है? आपके भारत में। ये जो उत्तरी छोर है ये किसमें है? आपके भारत में। भारत का उत्तरी छोर जो है वो कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा होगा। इधर बात करते हैं आपके, ये है साथियों आपके कौन सा, तो याद रखिएगा ये आपके दक्षिणी बिंदु है। ये है आपके दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी छोर। इसका नाम है आपके देमाबाद या दाइमाबाद। इसको क्या बोलेंगे? देमाबाद या दाइमाबाद बोल देंगे, देमाबाद या दाइमाबाद। और ये कहाँ है? आपके महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। देमाबाद या दाइमाबाद जो है ये परवरा नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी पर है? परवरा नदी के किनारे पर है। तो कहीं ना कहीं साथियों इस बारे में भी अपने को ये विशेष बात याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिण बिंदु है वो कौन सा है? देमाबाद या दाइमाबाद है। इधर वाला बिंदु जो है, इस बिंदु को अपन कहेंगे पश्चिमी बिंदु, यानी कि पश्चिमी छोर। और ये पश्चिमी छोर जो है इसका नाम है आपके सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहेंगे इसको, सुतकांगेडोर। और सुतकांगेडोर जो है ये कहाँ है? बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। अब बात ये आती है कि सुतकांगेडार को बोलते हैं व्यापार का चौराहा। व्यापार का चौराहा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार का चौराहा इसको यहां पर कहा जाता है। अब दूसरी बात यह है साथियों, और बात वो है समझने के लिए, और वो बात क्या है? तो देखिएगा बात यह है कि यहां पर भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बिंदु हैं, और इन बिंदुओं की बात करते हैं, मैं यहां पर आपको एरो करके बताने का प्रयास करता हूं। इस जगह पर आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बिंदु हैं, और उन बिंदुओं का नाम है आपके क्या? तो याद रखिएगा यहां पर दो बिंदु बना रहा हूं मैं। यहां पर मैंने दो बिंदु बनाए आपके सुतकांगेडोर, इसका नाम है आपके सोरतुगई और मुंडीघाट। दो पॉइंट बनाए मैंने, और ये दोनों पॉइंट जो है, एक का नाम तो है आपके सोरतुगई, एक का नाम तो आपके सोरतुगई, और एक का नाम है आपके मुंडीघाट, मुंडीघाट। और ये दोनों बिंदु आपके कहाँ हैं? अफगानिस्तान में। ये दोनों बिंदु कहाँ हैं? आपके अफगानिस्तान के अंदर। और याद रखिएगा
ये दोनों बिंदु अफगानिस्तान में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी छोर है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी छोर है। सबसे क्या है? उत्तरी छोर या बिंदु है। तो ये पॉइंट अपने को यहां पर जरूर ध्यान रखना। दिशाओं के आधार पर ये भी बात आपको बेसिकली याद रखना है। जो ये एग्जाम व्यू पॉइंट के आधार पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये मैंने आपको यहां पर बताया है। अब बात आती है कि यहां से अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो ये 1400 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो 1400 किलोमीटर लंबाई है और पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो ये आपके कितनी है? 1600 किलोमीटर की क्या है आपके यहाँ पर लंबाई है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो है वो इनका क्षेत्रफल है। एग्जिट मान बता रहा हूं, लगभग पूछे तो आपसे 13 लाख, और अगर आपसे पूछे कि अब तक नवीनतम खोजों के आधार पर 16 से लेकर के 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक क्या हो चुका है, इसका क्या क्षेत्रफल फैल चुका है। तो यानी यहां देखिएगा, मैं लिखूं यहां पर क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में एक तो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ये तो है एग्जिट मान। अगर बात की जाए आपके 13 लाख वर्ग किलोमीटर में तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है ये क्या होगा आपके? लगभग होगा आंकड़ा। क्या होगा? लगभग होगा आपके। क्यों? क्योंकि देखो 12,99,600 400 का तो फर्क आ रहा है, तो लगभग बोले तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। तो साथियों यहां पर ये चीज आपको याद रखना है। तो ये आपके कुछ विशेषताओं के ऊपर यहां पर अपन ने डिस्कस किया है, उसके ऊपर अपन ने यहां पर चर्चा की है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खोज देखा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखा, और साथ में अपन ने बात की आपके कि दिशाओं के आधार पर इनका विस्तार, यानी अंतिम छोर, अंतिम बिंदु जो है वो कहां पर है। अब साथियों बात यह आती है कि अगर मैं ये बात कहूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं ऐसी जो अपने महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जैसे कि यहां पर अपने को किस धातु के बारे में जानकारी नहीं मिलती है उसके बारे में बात करें अपन, है ना। तो ऐसी कुछ विशेषताएं जिनके बारे में आपको यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं, तो समझिएगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी विशेषताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं में देखो, अगर ये बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सभ्यता जो है आपके नगरीय सभ्यता, पहली विशेषता नगरीय सभ्यता। उसके अलावा बात की जाए आपके कांस्य युगीन, तो ये देखिएगा घोड़े से क्या है? अपरिचित। जैसे आपके बात की जाए घोड़े से क्या है? अपरिचित है ये। फिर आगे बात करते हैं फिर विद्यार्थियों, लोहे से अपरिचित। मंदिर निर्माण की जानकारी नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता से अपने को मंदिर निर्माण की जानकारी नहीं मिलती है, ये बात याद रखिएगा। फिर आगे देखिएगा, इसके बारे में बात की जाए, घोड़े से अपरिचित, लोहे से अपरिचित, तलवार से अपरिचित। याद रखिएगा इसके बारे में, युद्ध प्रिय नहीं है भाई, तलवार की जानकारी नहीं तो युद्ध प्रिय भी नहीं, इसके अलावा बात की जाए आपके युद्ध प्रिय नहीं तो गन्ना व ईख की जानकारी नहीं, यानी इनको गन्ना व ईख की जानकारी इनको यहां पर नहीं मिलती थी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो याद रखिएगा जैसे फॉर एग्जांपल बात की जाए आपके नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन, घोड़े से अपरिचित, लोहे से, ये जानने किस लिए जाती है? तो याद रखिएगा स्वास्तिक चिन्ह सबसे बड़ी देन है इनकी। स्वास्तिक चिन्ह, विश्व को सबसे बड़ी देन आपके स्वास्तिक चिन्ह, याद रखना, वो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। फिर अगली बात करते हैं, ये जानी जाती है नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? नगर नियोजन, और ये इसकी प्रमुख विशेषता है।
ये इसकी क्या है, प्रमुख विशेषता। नगर नियोजन जो है वो इसकी क्या है, प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा बात की जाए फिर विद्यार्थी इसके बारे में, तो याद रखिएगा नगर नियोजन हो गया आपका। इसके बाद में इसकी जल निकासी, जल निकासी, जल निकासी, और ये इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे इनकी क्या नाम, लिपि के बारे में बात करें तो इनकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक। तो इस बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे कुछ पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना है। जैसे अपन बात करें प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं। जैसे अपन कौन कौन से स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो प्रमुख स्थलों के बारे में बात की जाए कि महत्वपूर्ण बड़े बड़े स्थल जिनके बारे में एग्जाम में अधिकतर पूछता है, जैसे आपके नंबर 1 आपके मोहनजोदड़ो, 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 हड़प्पा, हड़प्पा, कोट दीजी, कोट दीजी, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, बालाकोट, राना घुंडई, राना घुंडई, जुदीर जोदड़ो, रहमान ढेरी, रहमान ढेरी। ये सारे स्थल जो है ये आपके कहाँ हैं, पाकिस्तान में। यानी कि मैंने आपको वो बड़े बड़े स्थल बताए हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपने एग्जाम व्यू पॉइंट के आधार पर। एक एक का पोस्टमार्टम देखेंगे अपन। जैसे इधर बात की जाए आपके नंबर 10 कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान के अंदर आपके हनुमानगढ़ में। जैसे बात की जाए नंबर 11 आपके सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, धोलावीरा। जैसे आपके लोथल, जैसे आपके जूनीकुरन, जूनीकुरन। जैसे आपके प्रभास पाटन, प्रभास पतन या पाटन। ये आपके सारे के सारे कहाँ हैं, गुजरात में। कहाँ हैं, गुजरात में। सुरकोटड़ा, धोलावीरा, लोथल, जूनीकोरन, प्रभास पाटन। जैसे नंबर 6 आपके क्या नाम, बनावली, 16 नंबर सॉरी, बनावली। 17 नंबर आपके क्या नाम जो राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। जैसे आपके कुणाल, कुणाल। जैसे आपके भगवानपुरा, भगवानपुरा, भगवानपुरा। ये सारे के सारे आपके कहाँ पर हैं, हरियाणा के अंदर। कहाँ है ये, हरियाणा के अंदर आपके। जैसे आपके नंबर 20 की बात की जाए रोपड़, रोपड़ जो आपके पंजाब में है। कहाँ पर है, पंजाब के अंदर है। तो ये ऐसे स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए आपका इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखिएगा साथियों, और अपने मित्रों के साथ में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको बहुत कुछ बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलने वाला है, तो आपको इसको ज्वाइन भी कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाकी मिलेंगे प्रिय विद्यार्थी फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।